स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दिया हुआ कि चार पेंडुलम ए बी सी एंड डी आर सस्पेंडेड फ्रॉम द इलास्टिक सपोर्ट as shown in the figure. A and C are of the same length. B is smaller and D is larger than A. If A is given transverse displacement, then देखो यहाँ पर एक्चुअल में कहना क्या चाहता है क्वेश्चन कि हमने अगर A को कुछ फोर्स दे दिया, ठीक है, या इस तरह से डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो ये जो फोर्स हमने इसको दिया जिसकी वजह से A का ऑसिलेशन होने लगा, ये इस रस्सी के थ्रू, यहाँ इलास्टिक सपोर्ट के थ्रू इस तक और इस तक तीनों तक पहुंच जाएगा। क्लियर है? और यहाँ कोई डैम्पिंग ऑक्सीलेशन नहीं कंसिडर करना है, ठीक है, नो लॉस ऑफ एनर्जी, ये सब कंसिडर करते हुए आगे जाना है। तो अब हम क्या करते कि यहाँ ए है, तो ए का जो भी हमने सप्लाई किया, इसको फोर्स एनर्जी जो भी सप्लाई किया वो बी को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा और डी को भी मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन किसका होगा, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन किसका होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में कौन वाइब्रेट करेगा, सबसे ज्यादा ऑसिलेशन किसका होगा, ये क्वेश्चन में मेरे से पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर एक बात ऐसे समझो कि मान लो ए को हमने कुछ फ्रीक्वेंसी दिया जिससे ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई, ये होता है फ्रीक्वेंसी, या टाइम पीरियड 2 पाई√L/G उसका रेसिप्रोकल। तो यही फ्रीक्वेंसी क्या बी को भी मिलेगा, क्या सी को भी मिलेगा, क्या डी को भी मिलेगा? नहीं, नहीं, ये फ्रीक्वेंसी केवल और केवल सी को मिलेगा। मतलब ए का फ्रीक्वेंसी और सी का फ्रीक्वेंसी सेम होगा क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन बी का फ्रीक्वेंसी कुछ और होगा, डी का फ्रीक्वेंसी कुछ और होगा। समझ आ रही बात? क्लियर है? तो यहाँ पर सी को सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिलेगा जो हमने ए को दिया था, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों का लेंथ यहाँ पे सेम है। तो अब बात ये है कि अगर हमने सी को सेम फ्रीक्वेंसी दिया जो ए के पास है, तो यहाँ हो जाएगा रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो एक झूला है, ठीक है, और ये झूला है, और ये कौन है, सी है, और एक और आदमी है, ये ए है। अब ये झूला ऐसे ऐसे झूल रहा था, अब ए इसको कंटिन्यूअस मान लो एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन सी का है, अगर उसी फ्रीक्वेंसी में ये हमेशा इसको एनर्जी सप्लाई करता रहे, तो इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा और बढ़ जाएगा। समझ आ रही बात? जैसे कि यहाँ पर मान लो इस पॉइंट पे ये इसको धक्का मारा, फिर छोड़ दिया, फिर ये ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर यहाँ पे फिर इसको धक्का मारा। तो जब ऐसा करेगा कंटिन्यूअस, एक ही तरीके से, एक सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन सी का और ए का अगर हो जाता है, तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो काफी बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। ये एग्जांपल तुमको और देखने मिलता है ब्रिज में। जैसे ब्रिज में मान लो ये ब्रिज है और इस पे बहुत सारा सैनिक है जो जा रहा है आगे, तो क्या होता है कि ये जो सैनिक होता है इसका मार्चिंग करने का कुछ एक फ्रीक्वेंसी होता है, पैर ऊपर नीचे करने का एक फ्रीक्वेंसी होता है, जिसकी वजह से पुल में वाइब्रेशन होने चालू हो जाते हैं। अगर यहाँ पे पुल का वाइब्रेशन जो हो रहा है जिस फ्रीक्वेंसी से, और इस मार्चिंग का फ्रीक्वेंसी मैच करने लगे, तो क्या होगा कि जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा और पुल धंस जाएगा, इसलिए मार्चिंग करने से मना कर दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेजोनेंस हो जाएगा ए और सी के बीच में, और इस रेजोनेंस की वजह से ए और सी का एम्पलीट्यूड हो जाएगा मैक्सिमम। तो सी विल वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।